दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में जिस प्रकार से अभी एनडीए की नवगठित सरकार चल रही है, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने कार्यभार संभालने के बाद से जो लक्षण दिखाई देने शुरू हुए हैं, उसके बाद अब इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि इस सरकार के और इस गठबंधन के मौजूदा स्वरूप में बिहार के अंदर बने रहने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। बहुत कम इसलिए दिखती है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच पावर शेयरिंग को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के मन मिजाज के मुताबिक चीजें बिल्कुल नहीं हो रही है। बिहार में बुलडोजर के एक्शन देखने की बात हो रही है। बिहार में सत्यनारायण की कथा कहलवाए जाने की बातें हो रही है और तमाम ऐसी चीजें बिहार में करने की कोशिश हो रही है जो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की याद दिलाती है लोगों को। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार फटकार मिली, क्या उस चीज के लिए बिहार में नीतीश कुमार तैयार है? और वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा यह है कि 1 से 5 दिसंबर के बीच जो विधानसभा का सत्र होना है, उस सत्र में विधानसभा के लिए अगले 5 साल के लिए, यानी इस विधानसभा के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, इसको लेकर जो कवायद अभी चल रही है, उस कवायद में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें कदम कौन पीछे खींचेगा, ये सवाल अब बड़ा बनता जा रहा है। सवाल बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने एक तरफ बिहार का पुलिस प्रशासन यानी गृह मंत्रालय जब भाजपा के लिए छोड़ा, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बना दिए गए बिहार के, उसके बाद की परिस्थितियों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही बॉस की भूमिका में दिखाई देगी। भाजपा के नेता ही स्पीकर और सभापति दोनों भूमिकाओं में दोनों जगह रहेंगे। बिहार के अंदर पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का होगा। तो फिर नीतीश कुमार के होने या न होने का मतलब क्या रह जाता है? इस सवाल को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बहुत बेचैनी है और जब इस सवाल को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी मची हुई है, तो इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में बसपा के इकलौते विधायक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल एमआईएम के विधायकों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। काफी हद तक सवाल तो कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि कुल जमा क्या ये 13-14 विधायक, जिसमें एमआईएम के भी कुछ विधायक हैं, जिसमें बसपा के भी विधायक हैं, जिसमें आईपी गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी और रालोसपा तो है ही, क्या एक बड़ी राजनीतिक बिसात इस सत्र में दिखने जा रही है जो स्पीकर के चुनाव की परिस्थितियों के पहले ही एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है? सवाल बहुत बड़ा है कि क्या नरेंद्र नारायण यादव के प्रोटे में स्पीकर रहते ही जनता दल यूनाइटेड खुद को बीजेपी से बड़ी पार्टी बना लेगी? शपथ ग्रहण के तत्काल बाद वो बड़ी पार्टी बनाने का खेल कर देगी? ये सवाल बड़ा बन रहा है और ये सवाल इसलिए भी बड़ा बन रहा है क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच अब इस बात को लेकर कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ महीनों में, यानी 6 महीने 1 साल के अंदर बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। इस बात को लेकर अब जेडीयू के कैडर भी मानने लगे हैं कि यदि ये फॉर्मेशन बना रहा, यदि बिहार का एनडीए मौजूदा स्वरूप में खड़ा रहा, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार के नाम के आगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लगना करीब करीब तयशुदा जान पड़ता है। तो भला इस हालात में इस गठबंधन को टिकाए रखने की गारंटी कौन लेगा? क्या वो गारंटी नीतीश कुमार लेंगे जो बार बार अपने सहयोगी दलों को पलटाते रहते हैं? क्या ये गारंटी बिहार में भारतीय जनता पार्टी लेगी कि अगले 5 सालों तक वो नीतीश कुमार की सदारत में काम करती रहेगी? जेडीयू तो अपने पोस्टरों के माध्यम से 25 से 30 नीतीश कुमार के क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रही है। तो आखिर जब ये बताने की कोशिशें हो रही है, तो इन सब के बीच में शपथ ग्रहण के 5 दिनों बाद बिहार में कैबिनेट का होना, पूरे चुनाव कैंपेन के दरमियान कहीं ये नहीं कहा जाना कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे और इन सब कवायद के बीच महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ तनातनी बढ़ना नीतीश कुमार को एक अलग तरह की ऊर्जा जरूर प्रदान करता है। खासकर विधानसभा का जो अंक गणित है, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास 25 विधायक हैं,
वाम दलों के पास 3 विधायक है, यानी 28 विधायक यदि उनके पास है, तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी, एमआईएम, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक, इनमें से ज्यादातर लोग जनता दल यूनाइटेड की तरफ यदि रुख कर रहे हैं, तो जो मंत्री पद खाली रखे गए हैं, उन खाली रखे गए मंत्री पदों का कोई मकसद भी बचता है क्या? जिस दिन 20 नवंबर को बिहार में कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ, आप सबने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने बिहार के 26 मंत्रियों में अपने 14 मंत्री बनाए, 50% से ज्यादा, और करीब करीब बीजेपी ने अपना कोटा पूरा कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर की पार्टी बिहार विधानसभा में, जिसके केवल 4 विधायक कम है, उसे भी कायदे से 14 मंत्री बनाने चाहिए थे, लेकिन उसने सिर्फ 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। तो जो 6 मंत्री पद खाली रखे गए, वो किसके लिए रखे गए? किसको निमंत्रण देने के लिए, किसके विधायकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रखे गए? ये सवाल तो एक बड़ा सवाल तब तक बना रहेगा जब तक 5 दिसंबर की तारीख बीत नहीं जाती। लेकिन 5 दिसंबर के पहले 1 और 2 दिसंबर को ही बिहार की राजनीति में बहुत खेला होना है। 1 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद पर न तो जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी छोड़ी है, न ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी छोड़ी है। बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार का भी नाम चल रहा है, तो रेणु देवी का भी नाम चल रहा है, विनोद नारायण झा का भी नाम चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दामोदर रावत का भी नाम चल रहा है, महेश्वर हजारी का भी नाम चल रहा है, तो प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव का भी नाम चल रहा है कि क्या जैसे 2004 की लोकसभा में हुआ था कि प्रोटेम स्पीकर भी सोमनाथ चटर्जी बनाए गए, और बाद में सांसदों की शपथ के बाद इस बात पर सहमति भी बन गई कि स्पीकर भी सोमनाथ चटर्जी को ही बने रहने दिया जाए, और बिल्कुल वैसा ही किया भी गया था। तो क्या नरेंद्र नारायण यादव के लिए वही परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न हो रही है? दरअसल अगला हफ्ता, चूंकि आज और उसके बाद सोमवार के दिन से जो अगला हफ्ता है, वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें वो लकीर खींच दी जाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता की मियाद कब तक है। अगर स्पीकर बीजेपी का बना, तो तय मानिए कि या तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी, या तो आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, या फिर नीतीश कुमार खुद एनडीए से टूटेंगे, ये तय मानिए। और यदि स्पीकर नीतीश कुमार ने अपना बना लिया, तो यह भी तय मानिए कि अगले 5 सालों तक नीतीश कुमार या कोई अन्य व्यक्ति जो भी रहे, मुख्यमंत्री पद पर तो जनता दल यूनाइटेड का ही नेता रहेगा, और अलायंस पार्टनर चाहे रहे या बदल जाए, दोनों ही परिस्थितियों में जेडीयू के हाथ में मुख्यमंत्री का पद होगा। यह स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है, और इसमें नीतीश कुमार बिहार के अंदर घूम रहे हैं। अलग अलग चैनलों पर आप बड़े सेंसेशनल थंबनेल के साथ ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सचिवालय जा रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, सचिवालय नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहां? नीतीश कुमार सचिवालय ना जाए तब बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन सचिवालय जब वो जा रहे हैं, इसमें खबर कौन सी हो सकती है? लेकिन कुछ लोग उस पर भी खबरें बना रहे हैं। सम्राट चौधरी पुलिस मुख्यालय जा पुलिस और बिहार के पुलिस प्रशासन के लोगों से सलामी ले रहे हैं, वो भी खबर बन रही है। दरअसल वो सलामी ले रहे हैं चूंकि गृह मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन उनके अधीन है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिहार में पुलिस प्रशासन सामान्य प्रशासन को ही रिपोर्ट करती है। सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार के पास है, और जब नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन है, विजिलेंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो क्या आने वाले वक्त में स्पीकर के चुनाव के बाद गृह विभाग भी वापस ले लिया जाएगा? क्या सिर्फ एक झुनझुना बजाने के लिए तत्काल दिया गया है कि जितना बीजेपी को उछल कूद लेना है, जितना ट्रेलर दिखाना है, वो इस हफ्ते 2 हफ्ते 1-2 महीने में दिखा ले, ताकि नीतीश कुमार के पास भी एक सॉलिड बहाना मिले कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार की छाप जरूरी है, लिहाजा यह मंत्रालय वापस लिया जाता है। आने वाले वक्त में किस तरह से बिहार की सियासत का ऊंट करवट बैठेगा, वो दरअसल बंगाल चुनाव तक कुछ लोग इंतजार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल चुनाव तक बिहार की सियासत इंतजार करने के मूड में है? एक लाइन में 100 बातों की एक बात यदि कही जाए, तो 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू। इन दोनों के सिवाय जितनी पार्टियां हैं, सब छोटी पार्टियां हैं। किसी के पास 2.5 दर्जन विधायक भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है इन दोनों के अलावा, जिसके पास 25 विधायक है।
राष्ट्रीय जनता दल का अगर जेडीयू के साथ मर्जर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मर्जर की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। अन्यथा आरजेडी के विधायक दल में कोई टूट होगी और वो विधायक जो एक खास समीकरण से जीत कर आए हैं वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, ये गुंजाइश तो दूर दूर तक नहीं लगती। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी निशाने पर है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों के निशाने पर ही लोजपा के विधायक दल को माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के विधायक दल को क्या अपनी रजामंदी से ही नीतीश कुमार की पार्टी में लेकर जाएंगे, या उनके बेटे शपथ ग्रहण, उनके बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद से इस बात की अटकलें जारी है। और रही बात एमआईएम की, रही बात बसपा और आईपी गुप्ता की, ये कुल जमा जो छोटे दलों के विधायक है, विधानसभा के अंक गणित के लिहाज से छोटे दलों के, अगले कुछ हफ्तों में इन पर नजर बनाए रखने जरूरी है कि आखिर किसके विधायक दल में पहला खेल होता है और उस विधायक दल के खेल के लिए कौन पहले बाजी मारता है। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी लोजपा को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि लोजपा के 5 सांसद दिल्ली में उसके लिए जरूरी है। और चिराग पासवान के विधायक को यदि बीजेपी तोड़ ले और फिर चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहे तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ही खत्म हो जाएंगे, और ये चिराग पासवान ऐसा करेंगे नहीं। लिहाजा बीजेपी तो चिराग पासवान के विधायकों को तोड़ने में नहीं लगेगी। जेडीयू चिराग पासवान को की पार्टी को तोड़ने का, उनके विधायक दल में 19 में 13 की संख्या जो 2/3 जो जरूरी है दल बदल के लिए, कानूनी रूप से जरूरी है, वहां तक पहुंचने में जेडीयू कोई कोर कसर बाकी भी नहीं रखेगी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अभी जो ट्रेलर बिहार के अंदर दिख रहा है कि बीजेपी योगी मॉडल और यूपी मॉडल में ढालना चाहती है, बिहार का मिजाज उस मॉडल के लिए तैयार नहीं है। और उन सब से आगे जाकर देखें तो खुद नीतीश कुमार भी उस मॉडल के लिए तैयार नहीं रहे हैं, उस मिजाज के नहीं रहे हैं। और कई बार वो टीवी इंटरव्यू में कहते रहे हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन 3 चीजों से वो समझौता नहीं करते। लेकिन बुलडोजर मॉडल का समर्थन भी नीतीश कुमार नहीं करते। ये बात सबको पता है कि कानून सम्मत तरीके से नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 के बीच बिहार की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था उनके हाथ लगी थी, उसे ठीक करने का काम किया था। वहां कोई बुलडोजर पॉलिसी नहीं चली थी, वहां कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं चली थी, बावजूद इसके बिहार के सिस्टम को पटरी पर लाया गया था। लेकिन मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सियासत करना चाहती है, उस सियासत के लिए नीतीश कुमार उसे पर्याप्त स्पेस दे देंगे। कम से कम बिहार को जानने वाले, नीतीश कुमार को जानने वाले, और बिहार की सियासत में जो नीतीश कुमार की एक ड्रीम थी कि राष्ट्रीय जनता दल उनसे छोटी पार्टी के तौर पर साथ में आए, तब जाकर के बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट की गुंजाइश बनाई जा सकती है। क्या उस गुंजाइश के लिए वक्त ज्यादा दूर नहीं है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चल रहे कारनामों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब नीतीश कुमार को ही पर्याप्त स्पेस तो नहीं दिया जा रहा। भूल जाइए बंगला विवाद, कि बंगला का नोटिस किसने दिया, कैसे दिया, किन परिस्थितियों में दिया गया, क्योंकि बंगले के नोटिस पर तामील नहीं होनी है, ये पूरे बिहार में सबको पता है कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री पद पर है तब तक राबड़ी देवी और लालू परिवार से कोई बिहार में आवास खाली नहीं करा सकता। ये बात तो तय मानिए। लिहाजा इस नोटिस का कोई राजनीतिक मतलब फिलहाल दिखाई नहीं देता। बकायदा इस नोटिस के बहाने, मेल मिलाप, रिक्वेस्ट और तमाम चीजों के बहाने एक परस्पर सहयोग की गुंजाइश की बुनियाद जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस बुनियाद के इर्द गिर्द 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच की तारीख बिहार में कम से कम एक नए किस्म का ट्रेलर, जो ट्रेलर अभी बीजेपी दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत जाता हुआ ट्रेलर दिखाई देने के लिए वो पर्याप्त समय होगा। लेकिन उस पर्याप्त समय का इंतजार किसको है? उस पर्याप्त समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पीकर की कुर्सी किसके पास जाती है। फिलहाल दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है जो झुका वो गया काम से। तो कौन झुक रहा है, कौन नहीं झुक रहा है? गृह मंत्रालय पर तो नीतीश कुमार झुक गए, लेकिन क्या इस शर्त पर झुके कि स्पीकर पर नहीं झुकेंगे? आने वाले समय में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन बिहार में गठबंधन को बहुत लंबे समय तक साथ में चलने चलाने की गुंजाइश बेहद कम दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।